हेलो फ्रेंड्स, मैं अवनीश सिंह। हम अपने यूट्यूब चैनल पे पॉलिटी पढ़ रहे हैं। आज हमारा जो चैप्टर है वो है यूनियन टेरिटरीज, मतलब केंद्र शासित प्रदेश की बात हम करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। एग्जैक्टली केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं? तो ये केंद्र शासित प्रदेश आपको नाम से ही समझ आ रहा है, जो सेंटर के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन जिसका संभाला जाता है। ठीक है, मतलब जो सेंटर के अंडर में काम करते हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे सिक्योरिटी रिलेटेड कोई बातें हो सकती हैं, या ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा स्टेट जो डेवलप नहीं हो पा रहा है वहां पे, या डेवलप नहीं है वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं बनाया जा सकता है, या कुछ पॉलिटिकल कारण और भी हो सकते हैं। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है टाइम टू टाइम कि किस स्टेट को स्टेट का दर्जा देना है और किस जगह को यूनियन टेरिटरी का दर्जा देना है। ये चलिए तो देखना शुरू करते हैं यूनियन टेरिटरी क्या होते हैं। तो देखिए, आर्टिकल 1 जो है इंडिया का, वो हम जानते हैं इंडिया मींस भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। तो इसमें तीन तरह के स्टेट्स की बात की गई है, मतलब तीन तरह की बातें की गई है। पहला तो एक स्टेट जो राज्य हैं, जो मतलब फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, मतलब जो फेडरल स्ट्रक्चर के फॉर्म में है। मतलब आप जानते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट है और इसके नीचे हमारे स्टेट्स हैं, और यहां पर डिवीजन ऑफ पावर है, मतलब स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट। तो जो स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट की हम बात कर रहे हैं, ये दोनों पावर बटा हुआ और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों ही बना सकते हैं लॉ। यहाँ पर सेंटर का सुपरमेसी होगा, ये हमने पढ़ा है। तो जो इस तरह की व्यवस्था को फॉलो कर रहे हैं वो सारे क्या कहलाएंगे? स्टेट्स कहलाएंगे। वो जगह जहां पर स्टेट लिस्ट तो है लेकिन वो काम नहीं कर रहा, पूरे सेंटर के कंट्रोल में है, यहाँ पर सेंटर के कंट्रोल में ही है डायरेक्टली, उसको हम क्या बोलेंगे? यूटी बोलेंगे। तो ये हो गया हमारा यूनियन टेरिटरीज दूसरा, जिसमें पूरे राष्ट्रपति के द्वारा, या आप यूं समझ लीजिए कि हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा उसका कंट्रोल किया जाता है। दूसरी बात, टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड, मतलब कुल मिलाकर के किसी राज्य को अगर हम धर लें, अब किसी भी तरीके से वो हमारा हो सकता है, पैसे देकर के ले लें, गिफ्ट में मिल जाए, या आप मान लीजिए अगर दिमाग खराब हो हमारा और हम पाकिस्तान धर लें, तो वो हमारा एक्वायर्ड टेरिटरी होगा। ठीक है, तो वो उसको भी पहले कैसे ट्रीट किया जाएगा? तो यूटी जैसा किया जाएगा। मतलब तीन तरह के स्टेट का दर्जा हमारे पास है, मतलब तीन तरह की बातें की गई हैं आर्टिकल 1 के तहत। एक तो स्टेट्स होंगे जो फुल फ्लेज स्टेट हैं, दूसरा यूनियन टेरिटरी, और तीसरा एक्वायर्ड टेरिटरी है, मतलब वो जगह जिसको हमने एक्वायर्ड किया है किसी भी तरीके से। ठीक है, की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? यूनियन टेरिटरीज आर सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। हमने अभी बताया आपको कि क्या होता है ये एग्जैक्टली वो टेरिटरीज जिनका डायरेक्ट कंट्रोल किसके, मतलब जिनके कंट्रोल में, किसके कंट्रोल में है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में है उनको हम बोलेंगे यूटीज। क्लियर है? अनलाइक स्टेट, दे डू नॉट एंजॉय फुल autonomy representing a quasi-unitary departure from pure federalism, a critical distinction for constitutional analysis। क्लियर है? कुल मिलाकर के क्या है यहाँ पर हमने ये बोला है कि वो राज्य जो पूरे राज्य की तरह काम कर रहे हैं, मतलब उनका अपना पूरा फ्रीडम है, ऑटोनॉमी है, कुल मिलाकर के फेडरल स्ट्रक्चर के तहत जो हमने केंद्र और राज्य के अपने बंटवारे किए हैं, मतलब केंद्र राज्य का बंटवारा क्या है? मतलब पावर्स को बांटा है हमने कि ये सब्जेक्ट पे आप काम करो, ये सब्जेक्ट पे हम काम करेंगे, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पे हम दोनों काम करेंगे। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिस्ट बना, उस पे काम कोई कर दिया या कोई लॉ बना दिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लागू होगा। वैसा यूटी इसके पास नहीं होगा। भले ही उस यूटी में, मैं पहले ही आपको मतलब बता देता हूं कि भले ही उस यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेटिव असेंबली क्यों ना हो। जैसे मान लीजिए कई यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जहां पर लेजिस्लेचर दिखता है, वहां पर सीएम भी दिखते हैं, लेकिन वो फिर भी किसके कंट्रोल में है? तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। आप ये याद रख लेना, नहीं तो कभी आपके मन में ये आ सकता है कि हमने तो पढ़ा है कि जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, सीएम होंगे, वो पूरा उनके कंट्रोल में होगा। नहीं, अगर यूटी का स्टेटस दिया हुआ है, यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया हुआ है केंद्र शासित प्रदेश का, तो वो पूरा किसके कंट्रोल में होंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगे। ये याद रखना है अपने को, एग्जाम में पूछा जाएगा। बार बार रिपीट कर दे रहा हूं कि आपको याद हो जाए। हिस्टोरिकल एवोल्यूशन क्या है यूनियन टेरिटरीज का? तो ब्रिटिश एरा में क्या होता है? शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स थे और चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस थे। मतलब कुल मिलाकर के आप जानते हैं, अगर थोड़ा बहुत हिस्ट्री का आपको ज्ञान है और आपने पढ़ा है, तो हमने जब हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बना था उसके पहले हमने राज्यों को, या उस समय ए, बी, सी और डी कैटेगरी में बांटा था। ठीक है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। अब ये चीफ कमिश्नर वाले प्रोविंसेस कौन थे? तो ऐसे राज्य जो थोड़े पिछड़े काइंड ऑफ थे, छोटे राज्य थे, उनको क्या किया गया था? वहां पे डायरेक्ट एक कमिश्नरेट बिठा करके, कमिश्नर को बिठा करके, और वो रूल किया जाता था। चीफ कमिश्नरेट एरिया उसको बोलते थे। ये थोड़ा सा याद रख लेना।
इसके बाद क्या हुआ, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस ये वाली चीज की गई, ABCD बांटने के बाद पार्ट C एंड पार्ट D अंडर द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। कुल मिलाकर के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट C एंड D थे। बाद में आपने अब देखोगे ये हिस्ट्री अगर आप पढ़े हो तो पार्ट ABCD स्टेट थे, D में अंडमान निकोबार को रखा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंडमान निकोबार किसका पार्ट है। MPPSC ने कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि पार्ट C स्टेट्स कौन थे, पार्ट D स्टेट्स कौन थे। तो ये आप अगर मतलब हिस्ट्री पढ़ रहे हो ना तो ये चीजें बहुत कॉमन है, वहां पे आपको मिल जाती हैं कि ऐसे ऐसे हम लोगों ने जब संविधान आजादी मिली और आजादी के बाद हम लोग संविधान बना रहे थे तो फिर हमने स्टेट्स को बांटा था कि, तो इसमें ए जो है वो ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट्स हैं, मतलब जहां पर ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं जो जहां पर डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल है, ठीक है। जो बी था ना, इसको इनने क्या किया था कि बोल दिया था कि बी वाले जो राज्य होंगे वो कैसे होंगे, तो लार्ज प्रोविंसेस होंगे जहां पे राजा रजवाड़े थे, मतलब ये प्रिंसली स्टेट्स थे, आप ऐसा बोल लीजिए या ऐसा समझ लीजिए। मतलब यहाँ पर आप जानते हैं कि डिवीजन ऑफ पावर हुआ था, ठीक है, कई सारे राजा थे और उन राजाओं को उनके कुछ पावर मिले हुए थे, तो ये प्रिंसली स्टेट्स थे, बड़े बड़े राज्य जहां पे राजा रूल कर रहे हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल वाले हैं। और ये छोटे छोटे जगह थे जिनको हम क्या बोल रहे हैं, वो चीफ कमिश्नरेट या कमिश्नरेट वाले जगह है, वो सी में थे और डी में अंडमान एंड निकोबार था। तो थोड़ा सा याद रख लो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाओगे तो आपको ये चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, आप जानते हैं कि फिर राज्य के अलग अलग डिमांड होने शुरू होते हैं। फिर हमने बहुत सारे कमिटीज बनाई, ये हमने पढ़ा है हिस्ट्री में। एंड देन आफ्टर कमिटी बनाने के बाद क्या किया, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन किया हमने, फिर राज्यों का पुनर्गठन किया और फिर अलग अलग राज्य बनाए गए। उसके बाद आजादी के बाद भी कुछ राज्य ऐसे रहे जो हम धीरे धीरे अलग अलग, जैसे पुर्तगीज थे उनसे लिया, फ्रेंच से लिया, तो वो राज्यों को पहले यूटीज का दर्जा दिया। जब हमें लगा कि नहीं ये राज्य बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, सारी चीजें ठीक है, तो फिर उनको क्या बना दिया गया, स्टेट का स्टेटस दे दिया गया, ठीक है। तो ये चीजें हैं। देखिए 7th अमेंडमेंट 1956 में क्या किया गया है, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट एबोलिश्ड पार्ट C एंड D, मतलब जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था उसमें पार्ट C को और D को, ये सबको खत्म कर दिया गया था। क्रिएटेड द कैटेगरी ऑफ यूनियन टेरिटरीज, कुल मिलाकर के क्या बोल दिया गया इनको कि ये यूटी रहेंगे, क्योंकि पार्ट C और D वाले मेनली पार्ट जो हैं वो यूटी में आते हैं। तो थोड़ा सा ऐसे याद रख लो। देखो फिर इसके बाद ऑनगोइंग इवोल्यूशन क्या है, सेवरल यूटी लेटर अपग्रेडेड टू स्टेट J&K बाइफरगेटेड इन 2019। अब इसमें क्या है, देखो क्या हुआ, मैंने पहले ही बताया कि पहले राज्य हमने बना लिए, यूनियन टेरिटरीज बना लिए, और फिर यूनियन टेरिटरीज में हमें जहां जहां लगा, जैसे गोवा वगैरह हो गए कि नहीं ये तो राज्य जैसे काम कर सकते हैं, तो उनको हमने राज्य बना दिया, कोई इसमें दिक्कत है ही नहीं। अब जम्मू एंड कश्मीर पहले स्टेट जैसे थे, 370 लगा हुआ था, इनको हटा करके अभी यूटी बना दिया, लद्दाख को उससे अलग कर दिया 2019 के एक्ट के तहत। तो ये प्रेजेंट हमारा सिनारियो है कि कैसे हमारा यूनियन टेरिटरीज का इतिहास। अब स्टेट हम इसमें इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि स्टेट के बारे में तो अभी अभी आपने पढ़ा है पूरा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, CM, गवर्नर, ये सारी चीजें आपने पढ़ा हुआ है। तो हम यहाँ, हमारा जो ये चैप्टर है सिर्फ यूनियन टेरिटरी के लिए है, हम यहाँ पर सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश पढ़ रहे हैं और उसके प्रोविजंस पढ़ रहे हैं क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए द कॉन्सेप्ट यूनियन टेरिटरी इवॉल्व एज द प्रोग्रामेटिक सॉल्यूशन टू अकोमोडेट टेरिटरीज दैट रिक्वायर्ड स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रीटमेंट। क्लियर है, मैंने पहले ही बोल दिया कि उन राज्यों को जिनको हमें लगा कि विशेष ट्रीटमेंट का जरूरत है, उनको हमने क्या किया, यूटी बनाया। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मैंने बोला है पॉलिटिकल हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकता है, उसकी फंक्शन को ठीक करने के लिए किया जा सकता है कि वो इतना डेवलप नहीं है तो उसको अलग से डेवलप किया जाए, ठीक है। या डिफेंस भी हो सकता है, हमारे देश के लिए कहीं जरूरत हो तो उसको यूटी बनाया जा सकता है, ठीक है। वाई वर यूनियन टेरिटरीज क्रिएटेड, तो देखिए पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कारण, मतलब कई कारण हो सकते हैं। अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो थोड़ा इसको याद रखिए, और प्री भी लिख रहे हैं तो कभी मान लो प्री लिख क्या रहे हैं, प्री में अगर एमसीक्यूज लगा रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कारण से कौन कौन से राज्य बनाए गए हैं, या स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी कारण से कौन कौन से राज्य हैं, या कौन से यूटीज हैं, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। या कल्चरल जो डिफरेंसेस हैं, या कल्चरल कहीं प्रिजर्व, किसी के कल्चर को हमें प्रिजर्व करना हो तो उसको प्रिजर्व या कंजर्व करने के लिए कौन से राज्य ऐसे बनाए गए हैं, तो वो चीजें हमसे एग्जाम में बराबर पूछा जा सकता है। थोड़ा आप इस चीज के लिए तैयार रहेंगे। और अगर डायरेक्टली पूछ दिया कि यूटी बनाने के लिए क्या कारण है, क्यों यूनियन टेरिटरीज बनाए जाते हैं, तो 4 पॉइंट डालिए, उसको डिटेल करते जाइए, काम हो जाएगा। और भी आप पॉइंट बना सकते हैं। तो देखिए दिल्ली एंड चंडीगढ़ रिक्वायर्ड सेंट्रल ओवरसाइट ड्यू टू देयर सिग्निफिकेंस एज कैपिटल सिटीज शेयर बिटवीन
मल्टीपल स्टेट्स। क्लियर है। अब चंडीगढ़ के बारे में तो आप जानते ही हैं, डिमांड करते हैं ये राज्य मुझे चाहिए, वो राज्य मुझे चाहिए, तो इन्होंने कहा कि यूटी रहो तुम। और दिल्ली चूंकि हमारा नेशनल कैपिटल है, तो यहां पर अगर इसको हम यूटी नहीं बना के रखेंगे, यूनियन टेरिटरी नहीं बना के रखेंगे, तो दिक्कत हो सकता है ना। फिर बार बार चीजें आना, बहुत सारे वहां पे मंत्रालयों का होना, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसके लिए पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस के लिए इसको बोला गया दिल्ली को कि ये यूटी रहेगा, ठीक है। जबकि उसमें राज्य की सारी व्यवस्थाएं अगर आप देखेंगे तो वहां पे सीएम है, वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ठीक है, वहां का लेजिस्लेटिव असेंबली है, अपनी मंत्रालय मतलब उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, तो ये सारी चीजें हैं दिल्ली में। पर फिर भी हमने चूंकि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव उसका इंपॉर्टेंस है, इसलिए हमने उसको अलग यूटी का स्टेटस दे रखा है। स्ट्रेटेजिक क्या हो सकता है एंड सिक्योरिटी, तो आप जानते हैं हमारे भारत में 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। अब ये 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और हमारे पास कुछ आइलैंड्स अगर हों तो क्या होगा, ये आइलैंड पे अगर हम मिलिट्री बेस कैंप या सिक्योरिटी के बेसिस पे अगर इसको हम यूटी बना के रखें तो तुरंत डिसीजन लेकर के क्या इस समुद्र से होने वाले हमले या सिक्योरिटी को हम और सिक्योर कर सकते हैं, या इधर भी कुछ हमारा हो जाए तो अभी इधर तो श्रीलंका है तो हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब ऐसा कुछ हो जाए तो क्या करेंगे हम, पूरे इधर के एरिया को एक स्पेशल सर्विलेंस जोन बना सकते हैं। तो इस बेसिस पे हमने क्या किया है, तो देखिए अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड्स हैं और लक्षद्वीप जो आइलैंड है, इन दोनों को हमने क्या किया है स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी बेसिस पे, मतलब दोनों चूंकि टापू हैं, आइलैंड है, तो इनको हमने यूटी के फॉर्म में वो कर रखा है, डिमार्केट कर रखा है। क्रिटिकल मैरीटाइम इंपॉर्टेंस J&K बाय फॉरगेटेड इन 2019 फॉर सिक्योरिटी रीजन। आप जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर कितना डिस्टर्ब रहा है, पुलवामा और ये सारी चीजें आपने देखा ही, अभी भी चल ही रहा है, घुसपैठी होना, वहां पे टेररिज्म का बार बार प्रकोप होना, ठीक है। तो वो देश के सिक्योरिटी के लिए कहीं भी ठीक तो नहीं था वहां पे। तो गवर्नमेंट ने ये चीज देखा कि देखो भाई अगर इसको यूटी बना देंगे तो सेंट्रल कंट्रोल ज्यादा हो जाएगा, और 370 जब लगा हुआ था तो आप जानते हैं वहां पे कितनी दिक्कतें चल रही थी। तो फिर इनने क्या किया कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों को 2 यूटीज बना दिया अलग अलग, और मतलब जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया और वो 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो ये चीजें हैं, आप याद रखिए किसकी वजह से, तो सिक्योरिटी रीजन से। फिर कल्चरल डिस्टिंक्टनेस क्या है, तो चूंकि कल्चर कई जगह पे क्या होता है कि जैसे किसी का हेरिटेज कल्चर हो या बहुत पुराने वहां पे मोन्यूमेंट्स हो, बहुत सारी चीजें हो, और सरकार चाहे कि उसको किसी भी तरीके से बचा के रखना है, तो वो यूटी के फॉर्म में उसको यूज किया जा सकता है। टूरिज्म हो सकता है, ये भी हो सकता है कि वहां पे टूरिज्म बहुत ज्यादा हो और वो टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट जगह हो, तो उसको अलग से डेवलप किया जाएगा, कुछ अलग ट्रीटमेंट देना पड़ सकता है, तो वो चीजें। तो पुडुचेरी रिटेन फ्रेंच कल्चर हेरिटेज, आप जानते हैं ये पूरे फ्रेंच लोग यहाँ पे, आज भी आप जाओगे तो कुछ ऐसे फ्रेंच जो रह गए वो आपको मिलेंगे, ठीक है। वारंटिंग अ यूनिक एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट सेपरेट फ्रॉम नेबरिंग स्टेट्स। क्लियर है। तो इसलिए हमने क्या किया, पांडिचेरी या पुडुचेरी को हमने एक यूटी बना करके रखा है। ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज, अब देखो कोई ऐसा जगह है जहां पे ट्राइब्स रहते हैं और वो लोग मेन स्ट्रीम में नहीं है, मतलब उनका बहुत डेवलपमेंट नहीं हुआ, या वो अपने कल्चर को कंजर्व करना चाहते हैं, या सरकार को लगता है कि इनके कल्चर को बचाना चाहिए, तो यूटी हो सकता है। या कोई ऐसा एरिया जो डेवलप्ड हो ही नहीं पाया, तो वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली और इलेक्शन जैसी कंडीशन नहीं है, इलेक्शन नहीं हो सकता, लग रहा है सरकार को कि इसको ज्यादा ग्रांट्स देने हैं, पूरे सेंटर के कंट्रोल में रहेगा तो शायद डेवलप्ड हो जाएगा, तो ऐसे राज्य को भी हम यूटी बना सकते हैं। तो देखिए मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश नीडेड स्पेशल केयर, ऑल लेटर एलिवेटेड टू फुल स्टेटहुड। कुल मिलाकर के पहले इनको यूटी जैसा रखा गया, फिर धीरे धीरे जब लगा कि ये डेवलप्ड हो रहे हैं तो इनको अपने राज्य में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। मैंने बताया गोवा के स्थिति में, तो ये चीजें हैं। देखिए एट प्रेजेंट हम जानते हैं हमारे यहाँ कितने राज्य हैं, तो 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटी हैं। तो आप याद रखिए कि 28 हमारे राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में हैं, और वो कौन कौन से हैं, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। कब हुआ, तो इसका डेट भी देखो, मैच द कॉलम पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अंडमान एंड निकोबार का एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है, या कब इसको यूटी के फॉर्म में रिकॉग्नाइज किया गया, तो ये 1956 में किया गया। दूसरा चीज ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्या यहाँ पर लेजिस्लेचर है, तो यहाँ पर लेजिस्लेचर नहीं है, अंडमान निकोबार में इलेक्शन वगैरह नहीं होते हैं, आप ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। दिल्ली, अब उसको एनसीटी बोलते हैं, स्टैब्लिश्ड इन 1956, और बाद में फिर 1992 में इसको एनसीटी का दर्जा दे दिया गया विथ लेजिस्लेचर। यहाँ पर लेजिस्लेचर भी है, सीएम भी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी है, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली में 70 सीटें फिक्स भी हैं, ये भी आप याद रखिए। तो और आप देखते ही हैं कितने ड्रामे चल रहे थे अभी यूपी, वहां यूपी बोल रहा हूँ दिल्ली में, जब केजरीवाल की सरकार थी, तो
तो ये चीजें हुए, मतलब ड्रामे, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो कुछ गलत या बढ़िया, मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मेरा ये कहना है कि वहां पर पॉलिटिकली बहुत मतलब देखा गया कि न्यूज में बार बार दिल्ली आता था, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर देखिए लक्षद्वीप 1956 कोई लेजिस्लेचर नहीं है। पुडुचेरी 1962 विथ लेजिस्लेचर, याद रखना कि पुडुचेरी में लेजिस्लेचर है, ठीक है। चंडीगढ़ 1966 नो लेजिस्लेचर, एंड जम्मू एंड कश्मीर 2019 विथ लेजिस्लेचर। यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में भी आपने सुना होगा कि यहाँ पे सीएम अपॉइंट होते हैं, पूरा यहाँ पे अपना इनका लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो यहाँ पर लेजिस्लेचर है जम्मू एंड कश्मीर में। लद्दाख 2019 में ये जम्मू कश्मीर से वो बनाएगा टेरिटरी, आप देखेंगे थोड़ा सा मैप पे, इसका मैप वगैरह भी आप देख लेना। लद्दाख के लोग अलग डिमांड कर रहे थे कि नहीं हमें अलग से राज्य के फॉर्म में बना दो, और थोड़ा कल्चर वाइज भी देखा जाए तो जम्मू कश्मीर से लद्दाख बिल्कुल अलग दिखता है, तो इसके बेसिस पे इनने कहा कि नहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी बनाए जाएंगे, तो और दोनों 2019 में ही बनाए गए। ये आपको पता होगा अगर आप न्यूज वगैरह पढ़ रहे हैं, आप पढ़ते हैं या न्यूज के थोड़े शौक रखते हैं तो, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के तो आपका न्यूज तो मतलब जान होना चाहिए। न्यूज ऐसा नहीं कि आप बैठ करके न्यूज में ऐसे न्यूज देख रहे हैं कि पड़ोसी लड़ रहे हैं या कुछ ऐसा, किसी के कुत्ते ने किसी को काट लिया, ये चीजें नहीं देखना है अपने को। हाँ मतलब ऐसा होते हैं लोग कि बैठ करके कोई ऐसा लोकल दिन का अखबार, रात का अखबार पढ़ रहे हैं, इसमें खतरनाक सा न्यूज आता है कि मोहल्ले वालों में पानी को लेकर के लड़ाई हुई, बाल्टियां चली, ऐसी चीजें नहीं देखना अपने को कि बाल्टी से कोई तसले से लड़ रहा है, कोई कुछ लड़ रहा है, तो ये चीजें नहीं देखनी हमें। क्या देखना है कि एक्चुअल में किस कारण से कोई चीज बनाया जा रहा है, कौन सा न्यूज इंपॉर्टेंट है, जैसे नेशनल इंटरनेशनल जो इवेंट्स हो रहे हैं या कोई एग्रीमेंट हो रहा है, कोई सबमिट हो रहा है, तो ये चीजें आपको देखते रहना है, ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आ गया तो वो देखना है कि उसमें नए प्रोविजन क्या क्या है, जैसे आप जानते हैं 2014 में और 15 में वो एनजेएससी एक्ट वाली कहानी, ठीक है, फिर सीए, एनआरसी, ये सारी चीजें। तो देखिए लद्दाख में कोई लेजिस्लेचर नहीं है, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये नाम मैं फिर से बोल देता हूं, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, ये पहले अलग अलग हुआ करते थे, इनको अब मर्ज कर दिया गया है। क्यों मर्ज किया गया? क्योंकि ऐसा है कि ये अलग अलग कहानी, अब यहाँ के जो ऑफिसर्स बैठे हुए वो यहाँ को कंट्रोल कैसे करेंगे, तो फिर कभी इधर रहेंगे कभी इधर रहेंगे, वो चीजें इधर उधर होती थी। तो इनने कहा कि नहीं भाई इसको मर्ज करके एक बना दो, बढ़िया हो जाएगा चीजें, तो इसको मर्ज 2020 में किया गया। और कोई लेजिस्लेचर नहीं है, बस ऑफिसर्स हैं, जो ऑफिसर तो सभी जगह होंगे बट ऑब्वियस है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। तो ये ऐसे हमारे यूटीज हैं, इनको आप याद रखिए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज बहुत सिंपल और एक लाइन में मैं आपको बता रहा हूं कि सब पे कंट्रोल किसका है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये आप याद रखिए। प्रेसिडेंट के एजेंट के फॉर्म में डायरेक्टली, जैसे हमने पढ़ा था कि स्टेट के हेड के फॉर्म में कौन काम करता है, गवर्नर काम करता है, और केस में ये भी बताया गया कि गवर्नर जो है वो एजेंट ऑफ स्टेट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था। पर जो हमारे यूटी है ना, यूनियन टेरिटरी, वहां पर जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर या जो भी नाम से उनको बुलाया जा रहा है, अलग अलग नाम से बुला सकते हैं, तो जिस भी नाम से बुलाया जा रहा है वो एजेंट ऑफ स्टेट के फॉर्म में, सेंटर के एजेंट के फॉर्म में, सॉरी एजेंट ऑफ स्टेट बोल रहा हूं मैं, सेंटर के एजेंट के फॉर्म में ही वो काम करते हैं, मतलब उनको हर काम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रह के करना पड़ता है, ये याद रखिएगा, क्योंकि सारा पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो देखिए आर्टिकल 239 to 241 पार्ट 8 ये आपसे पूछा जाएगा। तो आर्टिकल 239 3 आर्टिकल है, 39, 40, 41, ठीक है, अब उसमें ए बी ए वो भी चीजें हैं, तो ये थोड़ा सा देखना आप, मैं बता भी दूंगा। तो ये है गवर्नमेंट गवर्न द एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल यूनियन टेरिटरीज, ये किसकी बारे में बात करता है, तो यूनियन टेरिटरीज का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, ये हमारे 239 से 241 आर्टिकल के अंदर मिलेगा, ठीक है, ये याद रखो। और प्रेसिडेंट की अथॉरिटी क्या है, तो सारी अथॉरिटी प्रेसिडेंट के पास ही है, आप ऐसे याद रख लीजिए एक लाइन में, ठीक है। प्रेसिडेंट्स अथॉरिटी क्या है, ईच यूटी इज एडमिनिस्टर्ड बाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, थ्रू अ नॉमिनेटेड एडमिनिस्ट्रेटर। अब एडमिनिस्ट्रेटर क्या है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं, अलग अलग नाम से इनको बुलाया जा सकता है, नॉट एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, क्लियर है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल हेड नहीं है, जो भी राज्य के लिए अपॉइंट किए जाएंगे, मतलब यूनियन टेरिटरीज के लिए, वो कौन होंगे, तो एक गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए हुए पर्सन होंगे, जिनको एडमिनिस्ट्रेटर बोल लो, लेफ्टिनेंट गवर्नर बोल लो, कुछ भी आप, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं जिस जिस नाम से आप बुला लो, ठीक है।
तो ये ऐसा है। इसके बाद क्या है, तो एडमिनिस्ट्रेटर और लेफ्टिनेंट गवर्नर, देखिए डेजिग्नेटेड एज एडमिनिस्ट्रेटर और लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। क्लियर है, ये किसके फॉर्म में काम करेंगे, प्रेसिडेंट के एजेंट के फॉर्म में काम करेंगे। याद रखेंगे आप, क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे गवर्नर काम करते हैं एज ए हेड ऑफ स्टेट, वैसे ये काम नहीं करेंगे, ये एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट के फॉर्म में काम करेंगे। अनलाइक अ गवर्नर हु इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द और हेड ऑफ अ स्टेट। क्लियर है, तो ये गवर्नर के फॉर्म में काम नहीं करते हैं, इनका डायरेक्ट कंट्रोलिंग किससे है, तो प्रेसिडेंट से है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कि केस में बोला गया था कि एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है गवर्नर का स्टेट के लिए, ये वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का। तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रेसिडेंट के अंडर में ही काम करते हैं, ये क्लियर है। ठीक है, गवर्नर एज एडमिन। तो देखिए, द प्रेसिडेंट में अपॉइंट द गवर्नर ऑफ एन एडजेसेंट स्टेट और कंकरेंटली सर्व एज द यूटीज एडमिनिस्ट्रेटर। क्लियर है, ये पहले ही बता दिया आपको, आप जिस नाम से बुलाना चाहो, पर आदमी एक ही होंगे। ठीक है, यूटी विथ एंड विदाउट लेजिस्लेचर। आप एक लाइन में याद रखो, लेजिस्लेचर हो या नहीं हो, यूनियन टेरिटरी किसके कंट्रोल में है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के फुल्ली कंट्रोल में है। बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाएं, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए, विथ लेजिस्लेचर कौन कौन से हैं, हमने अभी अभी तो देखा था वो पूरे लिस्ट, और उसमें हमने देखा था कि यहाँ पे लेजिस्लेचर है, यहाँ पे लेजिस्लेचर है, थोड़ा बहुत उसको और हमने डिटेल कर दिया है। देख लीजिए, दिल्ली एनसीटी 70 मेंबर है असेंबली में, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होगा, सीएम भी होंगे यहाँ पे, दिल्ली में सीएम भी है। ठीक है, और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है मैक्सिमम कितना हो सकता है, 10%। ये याद रखिए, लॉक किया गया, मतलब 7 लोग हो सकते हैं इंक्लूडिंग सीएम। तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई दिल्ली में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना हो सकता है, तो भाई 7 लोग हो सकते हैं। कितना, इंक्लूडिंग सीएम या एक्सक्लूडिंग सीएम, तो इंक्लूडिंग सीएम, ये याद रखिए आप। टोटल असेंबली के मेंबरशिप कितने हैं, मतलब कितने मेंबर हैं, तो 70 मेंबर होते हैं दिल्ली में, ये भी याद रखिए। पौंडीचेरी 30 मेंबर सिर्फ है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, ये याद रखिए कि पौंडीचेरी में कितने मेंबर है, 30 मेंबर है। जम्मू एंड कश्मीर असेंबली जो पोस्ट है रिकॉग्निशन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहाँ पर होगा, और असेंबली भी है, ये याद रखिए। थोड़ा बहुत अंडमान निकोबार में नहीं है, आपको बता ही दिया हूं, चंडीगढ़ आप देख चुके हैं, दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव आपको बताया जा चुका है, लक्षद्वीप और लद्दाख, ये सारी चीजें हमने वहां पे चार्ट में देखा था। ठीक है, यूटी विदाउट लेजिस्लेचर आर गवर्न प्योरली बाई और प्योरली थ्रू प्रेसिडेंशियल रेगुलेशन एंड पार्लियामेंट्री लॉज। क्लियर है, मतलब जिसमें कोई लेजिस्लेचर नहीं है, वो कंप्लीटली एडमिनिस्ट्रेट किससे किया जाएगा, कंप्लीटली किसके कंट्रोल में रहेगा, प्रेसिडेंट के और पार्लियामेंट के लॉ के अकॉर्डिंग काम करेगा। क्योंकि हमने पढ़ा ही है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके एड एंड एडवाइस के लिए होता है, प्रेसिडेंट के एड एंड एडवाइस के लिए होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो वो सब प्रेसिडेंट के लिए रूल बनाएंगे, लॉ बनाएंगे, तो जो भी लॉ बनेगा उन यूटीज के लिए जहां पर लेजिस्लेचर नहीं है वो पार्लियामेंट बनाएगा। ठीक है, और अगर स्टेट में लेजिस्लेचर है भी तो पार्लियामेंट चाहे तो वहां पे लॉ बना सकती है, कोई मना नहीं कर सकता उसको, आप ऐसे याद रखिए। ठीक है, अब देखिए लेजिस्लेटिव पावर ओवर यूनियन टेरिटरीज, तो पहला पावर, ये आप पॉइंट पॉइंट बना लेना, अच्छा रहेगा आपके एग्जाम के लिए। देखिए, पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन ऑल 3 लिस्ट, कुल मिलाकर के क्या है भाई, ऑल 3 लिस्ट को लेजिस्लेट कर सकता है पार्लियामेंट अपना। कैसे, तो देखिए यूनियन लिस्ट जो है, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब पूरा पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ये तो आपको क्लियर समझ आ रहा होगा कि हमने बोल दिया कि पूरे तीनों मैटर में सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पावर है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा सेंटर के कंट्रोल में रहेंगे। फॉर एवरी यूटी, एवरी मतलब सारे यूटी, ठीक है, इवन दोज विथ देयर ओन लेजिस्लेचर, मैंने पहले ही बता दिया, भले ही उनका अपना लेजिस्लेचर हो, लेजिस्लेटिव असेंबली हो, जो भी हो, कुछ भी नहीं होगा, वो कंट्रोल में किसके रहेंगे, तो हमारे पार्लियामेंट के कंट्रोल में रहेंगे। आप ऐसे याद रख लो, दिल्ली एंड जे के असेंबलीज कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। एक्सेप्शन क्या है, दिल्ली एक्सक्लूड पब्लिक ऑर्डर, मतलब दिल्ली पब्लिक ऑर्डर में नहीं बना सकता, पुलिस के लिए नहीं बना सकता, लैंड के लिए नहीं बना सकता। जे को पब्लिक ऑर्डर और पुलिस के लिए एकदम बार्ज किया हुआ है कि आप बिल्कुल हाथ मत लगा देना, बाकी आप देखते रहो, जब हमें मन करेगा तब हम आपका पावर ले लेंगे, लेकिन तत्काल आप ये कर सकते हो। ये ऐसी कहानी है, आप थोड़ा याद रखना, ठीक है। प्रेसिडेंट 240 क्या बोलते हैं, कैन मेक रेगुलेशन फॉर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है, ये ए एंड एन जो है वो अंडमान एंड निकोबार है, थोड़ा सा शॉर्ट कट हमने अपनाया है, आप उसको क्लियर कर लेना, लिखना चाहो तो लिख लो कि प्रेसिडेंट जो है वो अंडमान एंड निकोबार के लिए
लॉ बना सकते हैं। साथ में लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, लक्षद्वीप साथ में दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ठीक है। अब इनको एक कर दिया गया है तो इनके लिए भी लॉ प्रेसिडेंट डायरेक्टली बना सकते हैं, ठीक है, या रेगुलेशंस बना सकते हैं। द एंड लद्दाख, ठीक है, पौंडीचेरी ओनली व्हेन असेंबली इज सस्पेंडेड और डिसॉल्व, क्लियर है। पौंडीचेरी की स्थिति में जब सस्पेंड है और असेंबली या डिसॉल्व है तो उस कंडीशन में भी वो रेगुलेशन बना सकते हैं, ठीक है। की रूल क्या है, अ प्रेसिडेंशियल रेगुलेशन हैज द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। कुल मिलाकर के क्या है, जो प्रेसिडेंट का जो भी रेगुलेशन होगा उसका काम कैसा होगा, तो वो वैसा ही काम करेगा जैसा पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया लॉ काम करता है, क्लियर है। ये चीज आप याद रखेंगे। थोड़ा तेजी में निकाला हूं, बहुत ज्यादा तेजी में नहीं, अगर आपको लगता हो तो फिर से एक बार रिवाइंड कीजिए, पीछे जाइए, वीडियो को फिर से सुन लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि मैंने क्या बोला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, मतलब कई बार क्या होता है कि आप बहुत तेज बोल गया, मैं थोड़ा फास्ट बोलता भी हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि धीरे हो जाऊं, पर वो ब्रेक नहीं लगता है कई बार, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये चाह रहा हूं मैं कि जहां पर आपको लगे कि चीजें समझनी है, एक बार रिवाइंड करके सुन लो, याद हो जाएगा। स्पेशल प्रोविजंस फॉर दिल्ली, आर्टिकल 239 AA, बहुत अच्छे से याद रखना कि आर्टिकल 239 AA किसकी बात करता है, तो दिल्ली बिल्ली की बात करता है, दिल्ली की बात करता है, बिल्ली बिल्ली की बात नहीं करता, ठीक है। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991, अभी मैंने बताया था कि इसके पहले इसको यूटी बोलते थे, बाद में यूटी ही है अभी ये, बस इसका नाम बदल के क्या बोल दिया गया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, NCT, ठीक है। तो मतलब अब इसके बाद इसको क्या मतलब मार्क कर लिया गया, इसको किस नाम से जाना जाने लगा, NCT, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर जो है रेजिग्नेटेड एज लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। तो ये याद रखना कि अब यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर को क्या बोला जाएगा, LG, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये याद रखना, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली में 70 लोग होते हैं, मैंने बता दिया है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 10%, ये सब ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है, 10% ऑफ द असेंबली स्ट्रेंथ इंक्लूडिंग CM, ये 10% में ही कौन है, CM भी है, आपको ये बता दे रहा हूं, याद रख लो। पार्लियामेंट लॉ प्रिवेल ओवर दिल्ली असेंबली लॉ, क्लियर है। कुल मिलाकर के क्या है, फिर मैंने वही बात बोल रहा हूं कि आपके पास कुछ पावर हमने दे दी है, लेकिन ये बात याद रखना कि पावर पूरा किसके पास है, तो पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट जब चाहेगा तब आपके जो भी बनाए हुए लॉ है उनको हटाया जा सकता है, नए लॉ लगाए जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप रिकॉग्नाइज्ड कैसे किए गए हैं, यूटी के फॉर्म में किए गए हैं, तो उसमें आपके पास बहुत ज्यादा पावर नहीं है। मतलब कुल मिलाकर के घर के बच्चे होते हैं ना, इनको बोल देते खेलो थोड़ी देर, ठीक है, और खेलते रहना, ये मिट्टी विट्टी ज्यादा उठा पटक कर सकते हो अगर मन करे तो, और तुरंत आकर बोले अब मिट्टी से मत खेलना, तो ये ऐसी कुछ व्यवस्था है, ठीक है ना। मतलब पहले बोल दिया कि ठीक है आप लॉ बनाते रहो, इन मैटर पे आप लॉ बना लो, लेकिन ये याद रखना कि पार्लियामेंट जब चाहेगा तब नया लॉ लगा सकता है, ये ऐसी बात है, ठीक है। रिलेटेड प्रोविजंस क्या है, आर्टिकल 239 AB, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन दिल्ली एनालोगस टू आर्टिकल 256 फॉर द स्टेट। कुल मिलाकर के क्या है कि जब फेलियर हो जाएगा क्या चीज, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, तो वहां पर सेम प्रेसिडेंशियल रूल जैसा यूज किया जाएगा। कुल मिलाकर के प्रेसिडेंट के हाथ में सारा पावर अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डिनेंस पावर क्या है भाई, LG के पास है, आप ध्यान रखना, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उनके पास ऑर्डिनेंस पावर है। कैसा, कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग असेंबली रिसेस, मतलब जब असेंबली की सिटिंग नहीं हो या असेंबली नहीं हो तो उस समय क्या कर सकते हैं, LG ऑर्डिनेंस लगा सकते हैं। मस्ट बी अप्रूव्ड विद इन 6 वीक और असेंबली। कुल मिलाकर के जब अगर फिर से असेंबली आ गया तो 6 वीक के अंदर उसको असेंबली से अप्रूव करवाना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात कि ये जब भी यहां पर कुछ भी ऐसा ऑर्डिनेंस वगैरह लगाएंगे तो उसके पहले वो किससे अप्रूवल लेंगे, तो प्रेसिडेंट से लेंगे। ये चीज यहां पर हमसे छूटा है, आप ऐड कर लेना, इंपॉर्टेंट है कि क्या LG ऑर्डिनेंस लगा सकते हैं, ऑर्डिनेंस पावर LG के पास है, बट किसके कंसल्ट से लगाएंगे, किसके कंसल्टेशन से लगाएंगे, तो प्रेसिडेंट के कंसल्टेशन से लगाएंगे, ठीक है। ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए जम्मू एंड कश्मीर घूमने चलते हैं। 2019 में हम जानते हैं कि आर्टिकल 370 हटाया गया और इसको यूटी बनाया गया, ठीक है। तो ये चीजें हमें पता है कि आर्टिकल 370 का हटना, खूब हो हल्ला होना, पार्लियामेंट में कुर्सी उर्सी फेंकने जैसी स्थिति बनना, फिर सारी चीजें शांत हो जाना और देश में एक नया बदलाव देखना, ठीक है। तो बिफोर 2019 क्या है, J&K वाज फुल स्टेट विथ स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 370 एंड इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना कि इसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, एक हद तक, पूरा तो नहीं था,
एक हद तक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का उनको लिमिट दिया गया था 370 के तहत, फुल स्टेट के फॉर्म में काम करता था जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, फिर क्या हुआ, तो जम्मू एंड कश्मीर को क्या कर दिया गया, हम लोगों ने इसको रिकॉग्निशन एक्ट लाए गए 2019 में और बाइफरकेट कर दिया किसमें, 2 यूटी में। आर्टिकल 370 भगा दिया गया, हटा दिया गया, फेंक दिया गया उसको। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेड अंडर पार्ट 8 लाइक अदर यूटीज। क्लियर है, तो कुल मिलाकर के क्या किया गया, आर्टिकल 370 हटाया गया J&K रिकॉग्निशन एक्ट 2019 के तहत। ठीक है, इससे 2 यूटी बनाए गए, मैंने बोला जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ये आप याद रखेंगे। 370 हटा दिया गया, मतलब अब इसका संविधान वगैरह खत्म हो गया, जो अपना पर्सनली लोग कुछ नियम बनाने के वो रखते थे। ठीक है, और J&K यूटी विथ लेजिस्लेचर, मतलब कुल मिलाकर के जम्मू एंड कश्मीर बनाया गया। और ये भी बोला गया कि सुनिए, आपकी पहले भी लेजिस्लेटिव असेंबली थी, अभी भी रहेगी, आप खुश रहिए। ठीक है, साथ में हम आपके विकास के लिए ये काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि विकास को छोड़ करके हम आपको दबाने के लिए काम कर रहे हैं। और उनको बहुत खुश है वहां के लोग, आप देखिए। ठीक है, तो ये चीजें हुआ, डेवलपमेंट शुरू हो गया ना, और टेररिज्म वगैरह भी कंट्रोल कर लेंगे इजिली। हैज अ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट रिटेन ओवरराइड पावर ऑन ऑल 3 लिस्ट। सीधी बात है, फिर से वही बात, रिपीटेशन में बार बार क्या बोलूं मैं, आप समझ गए होंगे क्या है। लद्दाख यूटी विदाउट लेजिस्लेचर, लद्दाख में कोई लेजिस्लेचर नहीं है उसका अपना। ठीक है, यूटी के फॉर्म में काम कर रहा है। नो लेजिस्लेचर डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड बाय द प्रेसिडेंट, याद रखिए, थ्रू एन LG लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्न वाया प्रेसिडेंट रेगुलेशन। क्लियर है, मतलब प्रेसिडेंशियल रेगुलेशन के थ्रू इनको गवर्न किया जाएगा। यहां भी लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं, ऐसे याद रखिए। ठीक है, द 2019 reorganization is among the most significant constitutional changes in recent years and the highest priority यूपीएससी टॉपिक। ये हमने ऐसे ही डाला है, आप थोड़ा देख लेना कि यूपीएससी के लिए भाई रिसेंट टॉपिक है, अगर 2019 में हुआ और रिसेंट है तो आप थोड़ा देख लेना कि वो काम आएगा। मतलब पूछा जाएगा किस एक्ट के तहत J&K को यूटी का दर्जा दिया गया, J&K को बाइफरकेट करके 2 यूटी कौन कौन से बनाए गए, किसमें लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेचर है, किसमें नहीं है। तो ये चीजें थोड़ा सा याद रख लेना, किस एक्ट के तहत या कब 370 हटाया गया। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, थोड़ा याद रखो। ठीक है, कोर्ट्स एंड एडवाइजरी कमेटी फॉर यूटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आर्टिकल 241। अब देखिए, आर्टिकल हमने सारे कवर किए हैं इसमें। हमने 239 बोला है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटीज है। 239 जो आर्टिकल है वो क्या बताता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटीज है। 239 AA हमने देखा कि ये क्या बताता है दिल्ली के लिए। उसके बाद हमने AB देखा, तो ये क्या बताता है कि भाई यूटीज में कैसा क्या वो चीजें हैं, वो सारी चीजें। फिर उसके बाद हमने आर्टिकल 240 देखा कि 240 अगर छूटा हो तो आप लिख लेना कि 240 क्या है, ये पावर पूरा किसके पास है यूटीज का, तो प्रेसिडेंट के पास है कि उसके लिए रूल और रेगुलेशन बना सके। क्लियर है। फिर 241 क्या बताता है कि हाई कोर्ट, मतलब यूटीज के भी हाई कोर्ट होंगे। अगर केंद्र सरकार चाहे तो यूटी में हाई कोर्ट बनाया जा सकता है, या उनके जो नियर बाई का हाई कोर्ट है उसके अंदर उनका जुडिक्शन डाल दिया जाएगा। क्लियर है, ये व्यवस्था है। अभी तक सभी यूटीज को अगर हम देखें तो सिर्फ एक यूटी के पास अपना हाई कोर्ट है, वो है दिल्ली। क्लियर है, तो ये याद रखना, आप क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, पार्लियामेंट में एस्टेब्लिश अ सेपरेट हाई कोर्ट फॉर अ यूटी और एक्सटेंड द जुडिक्शन ऑफ अ नियर बाई हाई कोर्ट। क्लियर है, कुल मिलाकर के पार्लियामेंट लॉ बना करके या पार्लियामेंट के थ्रू किसी भी यूनियन टेरिटरी में, फिर से रिपीट कर रहा हूं, हाई कोर्ट बनाया जा सकता है। अभी तक सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी जो दिल्ली है उसका अपना हाई कोर्ट है, ये आप याद रखिए। दिल्ली में सेपरेट हाई कोर्ट है। जम्मू एंड कश्मीर में कॉमन हाई कोर्ट है, आप जानते हैं, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर का। और ऑल अदर जो है वो इनका जुडिक्शन किधर डाला गया, नियरेस्ट। ये आपका होमवर्क है कि किस यूनियन टेरिटरी का हाई कोर्ट जुडिक्शन किस हाई कोर्ट के साथ लगता है। ठीक है, जैसे अंडमान एंड निकोबार आप देख लो, तो क्या उसका अपने वेस्ट बंगाल के साथ लगता है। ये आपका होमवर्क है, आप देखिए और बताइए। ठीक है, बताइए, मतलब कमेंट कीजिए। आपको लगता है कि नहीं करना है, मन नहीं है कमेंट करने का, तो कोई दिक्कत नहीं है, जबरदस्ती तो है नहीं। आप अपने कॉपी में जरूर लिख लेना, या जो भी आपका नोटबुक है एग्जाम में आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, अब एडवाइजरी कमेटी बनेगा भाई, बिल्कुल बनाना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर ऑल यूटीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि सारे यूनियन टेरिटरीज का नोडल बॉडी कौन है, तो नोडल जो बॉडी है वो कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ठीक है, याद रखना, यूटीज विदाउट अ लेजिस्लेचर
हैव 2 एडवाइजरी बॉडी, मतलब जहां पर लेजिस्लेचर नहीं है वहां पर 2 एडवाइजरी बॉडी होगा। देखिए होम मिनिस्टर्स एडवाइजरी कमेटी, इसको HMSC बोलते हैं, चेयर्ड बाय यूनियन होम मिनिस्टर। आप जानते हैं जो भी हमारे होम मिनिस्टर होंगे वो इसके चेयरमैन होंगे बाय डिफॉल्ट, ऐसे याद रखिए, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर्स एडवाइजरी कमेटी, जो AAC के नाम से जाना जाता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर की अपनी एक एडवाइजरी कमेटी होगी, ठीक है। चेयर्ड बाय द यूटीज एडमिनिस्ट्रेटर और लेफ्टिनेंट गवर्नर, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर है तो एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाएगा। कमिश्नर भी इनको बोला जा सकता था पर अब नहीं बोलते हैं हम लोग, हमारे यहाँ ये 2 टर्म ही यूज किया जाता है। और उसको क्या बोला जाएगा? एडमिनिस्ट्रेटर्स एडवाइजरी कमेटी। किसके लिए? तो ये यूटी के कौन कौन से नियम लगाए जाए, क्या व्यवस्थाएं किया जाए तो वो यूनियन टेरिटरी बेहतर परफॉर्म कर सके, उसका डेवलपमेंट हो सके, उसके लिए ये दोनों एडवाइजरी कमेटी काम करती है। अब मेरे को लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं जा रहा होगा, और अगर कुछ दिक्कत जाता है तो हम नेक्स्ट जो भी हमारा मतलब वीडियो होगा उसमें हम पहले आपके डाउट या लास्ट में हम आपके डाउट क्लियर कर देंगे। आप कमेंट कर दीजिए कि आपको क्या डाउट आ रहा है, क्या कौन सी ऐसी चीज है जो समझ नहीं आ रही है। MCQ लगा करके देखिए, अगर कोई छूट रहा है या समझ नहीं आ रहा है MCQ लगाने के बाद तो भी आप कमेंट कीजिए, हम आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर देंगे। या अगर आपको हमें लगता है कि कोई बहुत जरूरी टॉपिक है, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, तो अलग से एक छोटा सा वीडियो बना करके डाल देंगे उससे रिलेटेड, ठीक है। हमें जो लगता है कि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कवर करना हम पूरा करते चल रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान देते रहिए। चलिए, अब स्टेट वर्सेस यूनियन टेरिटरीज, ये आपके प्री और मेंस दोनों में ही इंपॉर्टेंट है। आपको पढ़ना चाहिए कि भाई राज्य से यूनियन टेरिटरीज अलग कैसे हैं, या राज्य कैसे अलग है यूनियन टेरिटरीज से, दोनों ही बात एक ही है। तो देखिए यहां पर थोड़ा सा फॉन्ट छोटा हो सकता है, तो अगर आपको लगता है तो मैं साइड हो रहा हूं, आप थोड़ा सा उसको रेजोल्यूशन ठीक करेंगे, जूम करेंगे तो आपको बराबर दिखने लगेगा। मेरे को नहीं लगता कि ऐसा मतलब कोई दिक्कत होगा। हम लोग फुल HD में वीडियो डाल रहे हैं। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि कुछ बच्चे मेरे जो स्टूडेंट हैं वो बोल रहे थे कि सर हमें थोड़ा देखने में दिक्कत जा रहा है, तो उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश की हूं। बाकी फॉन्ट तो हमने बड़े कर दिए हैं, यहाँ पर थोड़ा सा देखने में रह गया तो आप देख लेना। देखो, फेडरल रिलेशनशिप विद सेंटर, और यहां पर मतलब जो स्टेट हैं उनका कैसा स्टेटस है, तो फेडरल रिलेशन में जुड़े हुए हैं, मतलब राज्य के अपने पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने पावर, दोनों अपने अपने टेरिटरी को एंजॉय कर रहे हैं। यहां पर क्या है, यूनिटरी है, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप विद सेंटर, कुल मिलाकर के सेंटर के कंट्रोल में है यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, ये याद रखना। शेयर पावर विद सेंटर, ये क्या है, अपने पावर को सेंटर के साथ शेयर किया जाता है, मतलब स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और ये सारी चीजें हैं। यहाँ पर अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब जो यूटीज हैं वो डायरेक्ट कंट्रोल में किसके हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। देखिए, एंजॉय सब्सटेंशियल ऑटोनॉमी, इनके पास कुछ अपने ऑटोनॉमी है जिसको ये एंजॉय करते हैं। इनके पास कोई बहुत ऑटोनॉमी नहीं है तो बहुत कम है, ना के बराबर, ठीक है, आप ऐसे याद रखिए। गवर्नर इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, मैंने पहले ही बताया था कि राज्यों में गवर्नर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, एजेंट ऑफ गवर्नमेंट के रूप में इन पे एलिगेशन लगता है, लेकिन एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट के फॉर्म में गवर्नर ना होते हुए, मतलब एग्जाम में अगर है तो आपको मैंने बताया था कि लगाना पड़ेगा, पर अगर एग्जाम में दोनों हो जाए कि दोनों में से कौन एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट है, तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर जो भी हैं उनको लगाना पड़ेगा इज एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये याद रखना। पार्लियामेंट कैन नॉट नॉर्मली लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट, कुल मिलाकर के जब तक इमरजेंसी नहीं लगा है स्टेट लिस्ट में पार्लियामेंट कोई बहुत इंटरफेरेंस नहीं लगाती है, इंटरफेयर नहीं करती है। पर पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन ऑल 3 लिस्ट, पहले ही हमने पढ़ा था कि पार्लियामेंट के पास पूरा पावर है कि यूनियन टेरिटरीज के किसी भी मामले में डिसीजन ले सकती है, तो ये याद रखिए। हाई कोर्ट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट, मतलब यहां पर राज्य है तो राज्य का हाई कोर्ट होना ही चाहिए। यहां पर क्या बोला है, पार्लियामेंट डिसाइड हाई कोर्ट अरेंजमेंट, मतलब पार्लियामेंट के द्वारा यह व्यवस्था किया जाएगा कि हाई कोर्ट क्या होगा और कैसा होगा, ठीक है। दिस कंपैरिजन इज रिकरिंग, फिर से वहीं यूपीएससी प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से पढ़ना है, हमने इसलिए नोट करके नीचे डाल दिया है कि अगर आपको दिक्कत जा रहा हो तो आप देख सकते हैं, ठीक है। बहुत टफ नहीं है चैप्टर। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हमने पहले ही देख लिया है, पर फिर भी यहाँ पर हम लोग क्विक रिवीजन के लिए बोल दे रहे हैं। तो आर्टिकल 239 मैंने पहले ही बोला था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम प्रोस्पेक्टिव। ये दिल्ली की बात करता है, एनसीटी रीजन की बात करता है, और हमने पढ़ लिया है लेजिस्लेटिव रोल है, यहाँ पर 70 मेंबर होंगे, लेजिस्लेटिव गवर्नर होंगे, असेंबली होगा, पार्लियामेंट्स ओवरराइड पावर होगा। तो ये सारी चीजें हम तेजी में इसलिए निकाल रहा हूं कि हमने पढ़ लिया है, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं पढ़ा है। हाँ, जहां पर जरूरत होगा बताऊंगा। आर्टिकल 240 क्या बताता है, तो प्रेसिडेंट्स रेगुलेशन मेकिंग पावर फॉर सेलेक्ट यूटी हैज फोर्स इक्वल टू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, मतलब ये इसके पास हमारे प्रेसिडेंट जो भी हैं या होंगी
उनके पास ये पूरा पावर है कि वो लॉ बनाए, और वो लॉ कैसा होगा तो पार्लियामेंट के द्वारा पास लॉ के जैसा ही काम करेगा, ये हमने देखा है। फिर इसके साथ आपको ये भी याद रखना है, आर्टिकल 241 हाई कोर्ट की बात करता है इसके लिए, मतलब हमारे यूटी के लिए। उसके साथ आर्टिकल 239 भी याद रखना कि ऑर्डिनेंस पावर किसके पास है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर या जो भी हमारे जिस नाम से भी जाने जा रहे हैं यूनियन टेरिटरी में उनके पास है, लेकिन प्रेसिडेंट के परमिशन से। तो ये थोड़ा थोड़ा जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो हमने डाल ही दिया है। आर्टिकल 242, 39 238 मैंने बता ही दिया है कि एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है किसके, तो यूटीज की बात करता है। तो ये आर्टिकल्स आप देख लीजिए। पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव सुपरमेसी, हम जानते हैं कैन लेजिस्लेट ऑन ऑल 3 लिस्ट फॉर एवरी यूटी इवन दोज विद देयर ओन लेजिस्लेचर। कुल मिलाकर के क्या है कि अगर किसी यूटी के पास उसका अपना लेजिस्लेचर है तो भी पार्लियामेंट उसको पूरी तरीके से ओवरराइड कर सकती है, ओवररूल कर सकती है, वहां पे पार्लियामेंट का पूरा शक्ति है। ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर के लिए 2019 का एक्ट आपको पढ़ा दिया गया है, मुझे नहीं लगता बताने का जरूरत है। आर्टिकल 370 हटना, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर का यूनियन टेरिटरी बनना, साथ में स्टेट वर्सेस यूटीज हमने देख लिया है। फेडरल वर्सेस यूनिटरी गवर्नमेंट है, मतलब फेडरल मतलब स्टेट के लिए है, यूनिटरी किसके लिए है तो हमारे यूनियन टेरिटरीज के लिए है। ये देखिए गवर्नर वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब गवर्नर होंगे राज्यों में, एडमिनिस्ट्रेटर और लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे यूनियन टेरिटरीज में। ठीक है। ऑटोनॉमी वर्सेस सेंट्रल कंट्रोल, तो ऑटोनॉमी हो गया राज्यों का, सेंट्रल कंट्रोल होगा यूनियन टेरिटरीज का। नो एवरी डिस्टिंक्शंस, क्लियर है, ये आपको पता है, आप पढ़ चुके हैं। मेरे को लगता है कि यहाँ पर यूनियन टेरिटरी के लिए मोर देन सफिशिएंट डेटा आपको प्रोवाइड कर दिया हूं मैं। आप कोई भी एक बुक उठाइए अगर पढ़ने की इच्छा है तो, नहीं पढ़ने की इच्छा है तो कोई बात ही नहीं है, और चाहे तो आप गूगल कर सकते हैं। और एमसीक्यू जरूर लगाते रहना, रिटन प्रैक्टिस, मेंस अगर लिख रहे हो तो लिखने की प्रैक्टिस करते रहो, काम हो जाएगा। चलिए, थैंक यू।